चलिए ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। रिवीजन करेंगे किसका? 3D का। ठीक है, क्या करेंगे? 3D का रिवीजन करना है आप लोग को। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, बिना क्रॉस वाला क्वेश्चन सब कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है, ठीक है, इसमें पहले तो सारी चीजें क्या करते चलेंगे, एक बार धीरे धीरे समझते चलेंगे। ठीक, बहुत ज्यादा धीरे नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज इसमें आती है, वो आता है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीआरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीआरस। ठीक है ना, लेकिन इसके पहले हम समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन को। डीसीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीसीज, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कह रहा है कि कोई भी वेक्टर या कोई भी लाइन, ठीक है, अब 3D पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि 3D मतलब 3 डायमेंशन वाले सारे उसमें क्या नाम है, फैक्टर को एनालाइज करोगे। ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड तीनों रहेगा। ठीक है, ये व्हाइट वाला सही दिख रहा है ना कलर? ठीक, तो कह रहा है कि कोई भी वेक्टर या कोई भी लाइन, ठीक, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई के साथ कितना बना रही है, वाई के साथ, ठीक, और जेड के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है ना? ठीक, अगर मैं इसका कॉस ले लूं, क्या ले लूं? कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी और जेड के साथ जितना एंगल बनाएगी, ठीक, उसका अगर मैं कॉस ले लूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर में या 3D वाले चैप्टर में इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया? ठीक, तो मतलब डायरेक्शन कोसाइन केवल यहीं पे नहीं है, वेक्टर वाले में भी यूज कर सकते हो, या कहीं भी दुनिया में कहीं भी 3D में अगर तुम किसी लाइन का, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहे हो, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया? ठीक। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बार बार हर जगह ना लिखना पड़े, ठीक है, तो इसको हम एक और नोटेशन इसका होता है जिसको बोलते हैं एल, एम और एन। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे जो एंगल अल्फा, बीटा और गामा है, तुमको ये भी लग रहा होगा दिमाग में कि सर अगर कोई लाइन है मान लो, ठीक, तो एक्स एक्सिस के साथ इधर तो एंगल बना ही रही है, इधर भी तो एंगल बना रही है। ठीक है ना? तो हम ये कहते हैं कि वो एंगल, ठीक है, एक एंगल अल्फा होता है और एक होता है तुम्हारा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, एक हो सकता है पाई माइनस बीटा और एक हो सकता है पाई माइनस गामा। मतलब एक एंगल ये भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है ना? ये कट गया ये वाला। ठीक है, ये क्या हो सकता है? पाई माइनस गामा। ठीक, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। समझ में आया? ठीक है ना? तो एक एंगल ये भी कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द लाइन रिवर्स देन डायरेक्शन एंगल चेंजेस टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। ठीक है ना? हाँ सही बात है, कह रहा है एनी लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शंस इन स्पेस। ठीक है ना? मतलब कह रहा है हर लाइन के पास दो डायरेक्शन होता है, इधर वाला भी डायरेक्शन होता है और इधर वाला भी डायरेक्शन होता है। ठीक है ना? तो कोई भी डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक, इसीलिए तीन डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिए हैं? डायरेक्शन रेशियो को एल, एम और एन बना के दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। ठीक है, इसी के हिसाब से इसका एक रिलेशन देता है। ठीक है, इसका रिलेशन क्या देता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? 1 के बराबर। ठीक है ना? ठीक, तो इसको तुम लिख सकते हो, इसको तुम नोट कर लेना। ठीक है, या कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये वेक्टर वाले में भी था। ठीक है ना? ये वेक्टर वाले में भी था। ठीक, अब ये नियम जो है उसके लिए भी होता है, क्या नाम है, साइन के, साइन वाला भी पूछता है कभी कभी। ठीक, ये तो कॉस में दिया हुआ है, कॉस को तुम 1 माइनस साइन लिख सकते हो। ठीक, तो अगर 1 माइनस साइन तीनों जगह लिख दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो इन तीनों साइन को अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को इधर भेज दोगे तो 1, 2 और 3 में से 1 जाएगा 2,
मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा, तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक रिलेशन ये भी होता है, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक है ना? ठीक, तो इसको भी नोट कर लो सब लोग। ये इसका बराबर बना है। हाँ, तो ये तो कॉस वाला है ना, तो कॉस का सम क्या होता है? 1। तो वो कह रहा है कॉस का सम अगर 1 होता है तो साइन का क्या होगा? तो साइन के लिए हम क्या किए, कॉस को इंटरचेंज कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर से, ठीक है ना? ठीक, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियो, जो मैं कह रहा था डीआर की बात कर रहा था। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कुछ होता नहीं है, रेशियो होता है। ठीक, और रेशियो हमेशा किसी यूनिट के साथ नहीं होता, नंबर होता है एक। ठीक, तो कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं है, ठीक है, ये क्या होता है? नंबर होता है जो एल एम एन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। एल एम एन के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनल टू सी। अगर मतलब मैं मान लूं कि एक डायरेक्शन रेशियो ए है एल के प्रोपोर्शनल, एक बी है, एक सी है, ठीक है ना? तो ये केवल क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल वाली चीज होती है, एबीसी। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, कहीं भी अगर वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर क्वेश्चन में आज से याद कर लो हमेशा 3D वाले चैप्टर में। ठीक, कभी भी अभी आगे लिखो, देखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन जब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में तुम देखोगे कि उसमें वेक्टर दिया रहेगा जिसके पैरेलल होगा वो लाइन। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, स्ट्रेट लाइन, ठीक, जो किसी के पैरेलल है। ठीक, तो हमेशा उस वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा आई जे के का, वही डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है ना, हमेशा। ठीक, जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा जब, उसमें पढ़ोगे आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, ऐसे करके फार्मूला होता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन का 3D में, ठीक है ना? तो ये होता है जिससे वो पास होता है लाइन, और ये होता है जो उसका डायरेक्शन बताता है। तो इस डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा एबीसी, वही होता है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना? तो वहां पे तो ऐसे अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन यहां पे समझने के लिए बस इतना समझो कि जो एल एम एन होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो यल इक्वल टू के ए, एल इक्वल सॉरी एम इक्वल टू के बी और एन इक्वल टू के सी, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो तुमको दिख रहा होगा एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी बराबर क्या आएगा? के आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, निकालना चाहूं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको निकाल के मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो तुमको पता होगा कि एक वैल्यू होती है जो तुम जानते हो, एक वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है? तो बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मन में सोचो जरा, एल की जगह पे अगर मैं के रख दूं, के बी रख दूं, के सी रख दूं, तीनों की जगह पे, ठीक, तो क्या तीनों में के स्क्वायर कॉमन है? सॉरी, हाँ, के स्क्वायर कॉमन है, ठीक, तो यहां से आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा कि नहीं, बस इतना बताओ, आएगा? ठीक, अगर मैं के की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा? ठीक, अब यहां से ये बताओ जरा कि अगर मुझे यल निकालना हो, यल इसी फार्मूले से, तो के की वैल्यू इतना रखोगे, ठीक, और ए आ जाएगा, मतलब एल निकालना है तो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये पैटर्न है। अगर यम निकालना है तो ए अपॉन अंडर रूट, सॉरी बी अपॉन अंडर रूट में, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अगर सी यन निकालना है तो सी अपॉन अंडर रूट में पूरी चीजें लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक, अब तुमको पता था कि दो वैल्यू हो सकती है, स्क्वायर इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया करो, ठीक है ना? यहाँ पे जब के स्क्वायर को इधर भेजे हैं तो रूट में किया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, ठीक, तो आगे प्लस माइनस लगा देते हैं क्योंकि दो वैल्यू हो सकती है, ठीक। तो यहां से एल का, यल का, यम का और एन का फार्मूला यहां से भी निकल के आता है, ठीक, कि अगर तुमको डायरेक्शन रेशियो दिया हो, ठीक, और तुमसे पूछे डायरेक्शन कोसाइन बताओ, एल एम एन बताओ, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया रहेगा कि डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 है, ठीक है, या 2 3 4 है, जो भी दे देगा, ठीक, और कहेगा डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो फार्मूला एल एम एन का यही हो जाएगा। समझ में? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक, एक काम करना, अभी मैं वो बना दूंगा, क्या नाम है, QR, उसे सेव कर लेना, ठीक है, पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो आगे बढ़ता जाएगा ना, कोई मतलब नहीं। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि अच्छा हाँ, एक चीज इसमें लिखा है, कह रहा है इफ द गिवन लाइन डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन देन ड्रा ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, द ग्रुप्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। मतलब कह रहा है कि जो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो होते हैं
वो सेम होते हैं, ठीक है ना। वो तुमको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मानूं, ठीक, तो तुमको याद होगा क्लास 10th में कि दो लाइन जब पैरेलल होती थी एक दूसरे के तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता था कि नहीं। और अगर सेम लाइन होती थी तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 भी होता था, ठीक। तो उसी हिसाब से है ये। फिर कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। कह रहा है कि अगर दो लाइन आपके पास दिया हुआ हो, क्या दिया हो, दो पॉइंट दिया हो, सॉरी दो पॉइंट आपके पास दिया है, ठीक। एक पॉइंट का नाम है तुम्हारे पास x1, 3D में है तो 3 पॉइंट लेंगे x1, y1, z1, ठीक। और दूसरा पॉइंट है तुम्हारे पास x2, y2, z2। अगर आपसे कहे कि दो पॉइंट दिया है या मान लो ऐसे लाइन ज्वाइन कर दिया मैं, ठीक, और ये p और q है, ठीक है, तो आपसे अगर ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ इसका, ठीक, तो सबसे पहला चीज क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं कि p, मैं बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा उसी को बोलते थे डायरेक्शन रेशियो, ठीक। तो ये बताओ इससे वेक्टर कैसे बनेगा, कैसे वेक्टर बनाते थे पोजीशन वेक्टर जब दिया हो तो इतना माइनस इतना करते थे, ठीक, आई कैप करते थे कि नहीं। तो इसका मतलब इतना माइनस इतना ही तो ए है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ए मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक, और b इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 और z इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी c इक्वल टू z2 माइनस z1। होगा कि नहीं होगा। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो तुमको अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल लोगे कि नहीं। कैसे, L इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो कि L का फार्मूला क्या होगा तो तुम कहोगे L इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 या प्लस माइनस यहाँ ना ही लगाओ अपॉन PQ। PQ का मतलब वही तो हुआ, PQ का मैग्नीट्यूड। पहले PQ निकाल लेना वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मतलब वो वही लिखा हुआ है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लिखा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है समझने के लिए आपके, ठीक है ना। मतलब फार्मूला कहीं ऐसा लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा कि y2 माइनस y1 अपॉन PQ लिख दे रहा है, ठीक, और n इक्वल टू भी z2 माइनस z1 अपॉन PQ लिख दे रहा है। तो PQ का मतलब कुछ और नहीं है, PQ जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। 3D वाले क्वेश्चन को तुम वेक्टर की तरह समझ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हाँ, फिर आ रहा है आपका, इतना समझ में आ गया। तो तीन चीज हम लोग देख लिए, सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो देख लिए, ठीक। उसके बाद हम लोग देख लिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, ठीक। अब कह रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक, कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो तो इसके लिए मैं कोई नया फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, ठीक, जो आप बचपन में पढ़े हो, ठीक है, वेक्टर वाला फार्मूला वही आपके काम आएगा। बस आपको इसलिए दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन आते हैं, देखना। तो रोक दो, रिकॉर्डिंग खाली रोक दो बस, ठीक अरे हो जाता है, कोई फोन आ जाता है इंपॉर्टेंट लोगों का ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर बताना है आपको, ठीक, और इसमें दिया है लेट टू वेक्टर्स a एंड b एंड देयर डायरेक्शन कोसाइन b L1 M1 N1 N2, ठीक। तो फार्मूला देके रखा है, देखो कह रहा है कि दो वेक्टर है आपके पास, ठीक, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, ठीक है। और a वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया है L1 M1 और N1 और दूसरे वाले वेक्टर का कोसाइन दिया है L2 M2 और N2, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ वही तो करना ही पड़ेगा। देखो तो समझना बात को भाई, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है, ठीक, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बारे में दिया तो है नहीं, तो हमको एल एम एन के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ये बताओ, एक यूनिट कैप अगर मैं निकालूं तो आएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। तो अगर दिमाग में अपने सोचो जरा 1 मिनट के लिए, ठीक, तो तुमको ये दिख रहा होगा कि ए वेक्टर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे मॉड ऑफ ए का मतलब होता है कि जो ए वेक्टर का कोफिशिएंट होगा आई जे के का, ठीक, उसी का अंडर रूट में करके स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये यल का फार्मूला नहीं लिखा हुआ है भाई, ये यल का फार्मूला ही तो लिखा है। देखो ये पूरा अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए यूनिट वेक्टर के बारे में लिखो तो तुम ऐसे लिखोगे, देखना। अगर मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर ए लिखो तो तुम कहोगे सर L1
आई कैप प्लस M1 जे कैप और प्लस N1 के कैप। कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान देना। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर है और ये डायरेक्शन कुछ किया नहीं गया है भैया। नीचे जो जैसे देखो जो तुम्हारा वेक्टर रहा होगा, अगर मान लो वो ए रहा हो, A1 आई प्लस B1 जे प्लस C1 के रहा हो मान लो, ठीक है ना, यही रहा होगा पहले मान रहा हूं मैं। तो ये बताओ अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं इससे, सेम चीज से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं इसको यूनिट वेक्टर नहीं बना दिया? बन गया कि नहीं बताओ? ये यूनिट वेक्टर नहीं हो गया? और A1 अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर L1 नहीं हो गया? और ये L2 का M1 का फार्मूला नहीं हो गया? ये L1 का फार्मूला नहीं हो गया? तो इसी को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख रहा है, क्योंकि वो कहना ये चाह रहा है आपसे कि आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, आपको L1 M1 और N1 पता है अगर, ठीक, तो आप क्या करोगे, वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखोगे। तो ए यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा और बी यूनिट वेक्टर सेम टू सेम L2I प्लस M2J और प्लस N2 के हो जाएगा। और आपको इनका एंगल निकालना भली भांति आता है, ठीक। अगर आपको एंगल पूछ रहा है तो कहोगे आप cos थीटा इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर इन डॉट बी यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ये तो कहोगे। और इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो किसका नहीं, तो वो वाला यूनिट वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन वाला है ये यूनिट वेक्टर। तो ये वाला होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ये तो केवल डायरेक्शन वेक्टर है, मैं बार बार यूनिट बोल दे रहा हूं, डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए काम आएगा। नीचे क्या करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा L1 का स्क्वायर और सेम टू सेम L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। ये बताओ ऊपर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इन्हीं का तो प्रोडक्ट होगा, और डॉट प्रोडक्ट आपको भली भांति आता है, आप लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू L1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N1 N2, अरे L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 होगा कि नहीं होगा, ठीक। और नीचे तुम्हारा वही पूरा कहानी रूट वाला, दोनों रूट को एक में अगर कर दिए तब। अब इसके बाद केस क्या बनाएगा, आपको भली बात पता चल रहा होगा केस क्या बनाएगा। अगर दोनों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो cos थीटा क्या होता है, 90 डिग्री, 0 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब केस क्या बनाएगा, आपको कहेगा कि अगर ये इधर वाला चीजें 0 हो गई तो इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब मैं कह दूं कि अगर ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अगर सेकंड सिम पे फोन आएगा किसी का तब बताना खाली, ठीक है ना, हाँ, या तो सर लोग का आएगा तब बता देना, ठीक। L1 L2 M1 M2 और N1 N2 समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा 0 हो गया, तो भैया ये केस आ जाता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होता है, बराबर 0 होता है, ठीक। ये समझ में आ भी रहा है तुम लोग के। अब करेगा क्या, वो क्वेश्चन दे देगा 2 ठू, ठीक, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में 2 वेक्टर दिया रहेगा, ठीक। कहेगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कुछ की वैल्यू बताइए, उसी में कोनो लेमडा कर देगा या के कर देगा, कांस्टेंट बना देगा कोई, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। उसी तरह केस क्या बना सकता है, वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये बहुत काम आता है आपके क्वेश्चन लगाते टाइम, कि अगर ए एंड बी, अगर ये दोनों कैसे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल होते हैं, पैरेलल अगर हैं ये, तो देखो केस क्या बनाते हैं, तब कहते हैं ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर, ठीक है ना। ये आपको याद होगा कि एक क्या बोलते हैं इसको, अरे लीनियर, हाँ, लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लीनियर रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक, लीनियर रिलेशन होता है, ज्यादा टेढ़ा तो नहीं हुआ ना, हाँ, ठीक। तो लीनियर रिलेशन होता है दोनों के बीच में, किस चीज का, कि जो पहला वाला वेक्टर होगा वो दूसरे वाले की किसी लेमडा के मल्टीपल के टर्म में होगा, ठीक। मतलब दोनों सेम ही होगा, बस हो सकता है कि 2 गुना हो, 4 गुना हो, इतने का अंतर हो सकता है केवल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं ए वेक्टर के बारे में क्या तुम देखे थे, L1
आई प्लस M1 J प्लस N1 K बराबर लेमडा L2I, ठीक है, प्लस लेमडा M2J, दोनों एक तरह लगने लगा नहीं, ऐसे कर दे रहा, और प्लस लेमडा N2K। ठीक, अब अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक, I के कोफिशिएंट का J के कोफिशिएंट का कंपेयर करो अगर ध्यान से, ठीक, तो यहां पे तुमको दिख रहा होगा कि L1 की जगह पे क्या दिख रहा होगा, L1 की जगह पे लेमडा L2 दिख रहा होगा कि नहीं, L1 की जगह पे, अरे मैं सीधे लिख दे रहा हूं, देखो L1 अपॉन L2 इक्वल टू लेमडा आएगा, बताओ, M1 अपॉन M2 इक्वल टू लेमडा आएगा, और N1 अपॉन N2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो क्या तीनों एक दूसरे के बराबर आ गया, L1 अपॉन L2 इक्वल टू मतलब ये तीनों बराबर आ गया कि नहीं। अब कैसे याद करोगे कि दो वेक्टर जब भी क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना, ठीक, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये बताओ, अगर डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो सेम है तो डायरेक्शन रेशियो का भी रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, L1 का L2 का फार्मूला रख दो तो नीचे वाला पूरा कट जाएगा, ठीक, खाली ऊपर वाला A1 उसका बचेगा, A2 इसका बचेगा, B1 उसका बचेगा, B2 इसका बचेगा, C1 उसका बचेगा, C2 इसका बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी एक क्या आ जाता है, तुम्हारा रिलेशन आ जाता है। समझ में आया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एंगल, ये तो देखो एंगल किसके टर्म में था, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, किसके टर्म में, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में ये एंगल हम निकाले थे। अगर हम आपसे कहें कि डायरेक्शन रेशियो के टर्म में एंगल बताओ, ठीक है ना, तो नॉर्मल वेक्टर तुमको किसके टर्म में दिया होगा। अब हमको यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, अब सीधे ए वेक्टर दे देगा, A1I प्लस B1J और प्लस C1K, ठीक है ना, और बी वेक्टर दे देगा तुमको B1I, सॉरी A2I B2J और C2K, दो वेक्टर दे दिया, ठीक। अब ये तो बताओ, ये तो देखो वेक्टर की तरह है कि नहीं है, एकदम जैसे वेक्टर में तुम डॉट प्रोडक्ट करते थे वैसे सेम टू सेम इसका भी प्रोडक्ट करोगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिखो तो तुम कहोगे सर cos थीटा निकालना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए, ठीक। और नॉर्मल सी बात है, इसका cos थीटा निकालोगे तो पहले ऊपर दोनों का डॉट होगा, तो मैं सीधा लिख दूं A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यही तो होगा। और यहाँ अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, यही होगा। बताओ, तो ये cos थीटा एक और फार्मूला निकल के आ जाता है, इस तरीके का होगा। समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे भी तुमको दिख रहा होगा कि अगर cos थीटा क्या हो गया, 0। अगर 90 डिग्री हो गया मतलब A और B अभी भी परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन कोसाइन का भी मल्टीपल 0 होता था, L1 L2 M1 M2 N1 N2, और इसका भी 0 होगा। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा। अगर A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 बराबर 0। समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। और सेम टू सेम वही रेशियो वाला भी, ठीक है, क्या कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो A इक्वल टू लेमडा भी हो जाएगा, ठीक। जैसे यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखे थे, बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं होगा, A वेक्टर इक्वल टू लेमडा भी हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है ना, ठीक। तो सीधा सीधा कंपेयर करोगे तो आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ में आया, पूरा समझ में आ गया कि नहीं, बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया एकदम, ठीक। तो ये आपका एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब हम आएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पे, ठीक है ना। पहला पार्ट ये खत्म हो गया, ठीक। एक दो टू क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, ठीक। जैसे जो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है यार, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 3, -4, 6। दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है 5, 2, 5। ये बताओ, ये दो पॉइंट अगर दिया है तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, ठीक। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A आ जाएगा 2, ठीक। B निकालने के लिए 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 5 में से 6 जाएगा -1। तो ये आ गया ABC। और यल निकालने आपको आता है, यल बराबर भैया हो जाएगा A अपॉन प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। कितना आ जाएगा जी, 41। अच्छा देखो, इसमें जो आंसर आता है ना बहुत गंदा गंदा आता है, तो आंसर देख करके ये मत सोचना कि आंसर गलत है, ठीक।
आंसर एकदम सही रहेगा, 100% सही रहेगा। ठीक है, जैसे यल निकाले हो वैसे एम निकलेगा, वैसे ही एन निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? ठीक, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। रेशियो भी निकाल दिया, रेशियो तो पहले ही आ गया सेपरेट करने से। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बताओ? हाँ ठीक है ना, मतलब हाँ दोनों एक दूसरे का बोल सकते हो। ठीक है ना, मतलब डिफिनेशन तो ऐसे दिया जाता है कि डायरेक्शन रेशियो जो है हाँ मल्टीपल ही है उसका। ठीक है, फैक्टर है उसका किसी तरीके से। ठीक, चाहे डिवाइड करके निकाल लो चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? ठीक, तो 11A वाला एक्सरसाइज पूरा ट्राई कर लेना एक बार। ठीक, दूसरे पे आते हैं, कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी मैं केवल पढ़ा दे रहा हूं पूरा, एक एक से क्वेश्चन लगवा के। एक जो लाइव वाला वीडियो डालूंगा उसमें खाली क्वेश्चन लगवा दूंगा ऐसे ही। पहले तुम लोग लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, जो नहीं आएगा बता देना तुरंत। ठीक है, फिर कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, पासिंग क्या हुआ संदीप? कोई दिक्कत? पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड क्या हुआ जी गौरव? पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अब देखो इसमें एक मैं अंडरस्टैंडिंग बता दे रहा हूं। जैसे तुमको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11 में जब पढ़ाया था, जब पढ़ाया होगा, ठीक ठीक, तो उस समय आप लोग को अगर याद हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए बस मैं बोला था दो चीज दिमाग में रखना, ए टू स्लोप पता रहे उसका और किस पॉइंट से पास हो रहा है। वैसे यहां पे अंडरस्टैंडिंग है 3D में बस दो चीज तुमको चाहिए। ठीक, एक जिस पॉइंट से वो पास हो रहा हो, किसी एक पॉइंट से क्या होना चाहिए, वो वेक्टर पास होना चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज क्या करने के लिए चाहिए, ये देखो पैरेलल टू का मतलब ये किसका काम करेगा, डायरेक्शन बताने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखो डायरेक्शन बताने के लिए क्या क्या हथकंडा लगा सकता है कोई भरोसा नहीं है। ठीक, बस तुम्हारा काम ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उन सब से तुम किसी तरह ये पता करो कि किस पॉइंट से वो पास हो रहा है। ठीक, और उसका डायरेक्शन क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? क्यों? देखो जैसे कई कई तरीके से दे सकता है। जैसे मान लो दे देगा कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इस वेक्टर के अगर ये पैरेलल है तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, या तो वो कह देगा कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताओ। ठीक है ना? कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताओ। तो ये बताओ 2 पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो तुम किसी एक से पास हुआ मान लेना, और इन दोनों को अगर मिला के पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो वो डायरेक्शन का काम कर देगा कि नहीं कर देगा? मतलब अगर मैं B-A लिख दूं तो ये वाले वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, तो वो डायरेक्शन बताने का काम कर देगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन तुमको दिया रहेगा उससे तुम कोशिश करना है तुमको किसी तरीके से कि जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पता कर लो, और डायरेक्शन बताने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या वहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ के हिसाब से जो आता है डिफिनेशन तुम्हारा, यहाँ के हिसाब से आता है, यहाँ जो बोला है उसी के हिसाब से आएगा। जय हो जय हो। ठीक क्या आएगा देखो, कह रहा है कि किसी पॉइंट से ये पास हो रहा है, किसी पॉइंट से मान लो ये पास हो रहा है P से, और कोई वेक्टर है जिसके क्या है ये पैरेलल है। ठीक है ना? तो करते क्या है इसके लिए फार्मूला आता है सीधा सीधा। पहले तो मैं वेक्टर फॉर्म में बता दे रहा हूं R इक्वल टू, ठीक है, A प्लस, ये मैं A प्लस लेमडा भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक वीडियो में और इसी तरह पढ़ाया हूं। ठीक है, तो मैं इसी तरह बताऊंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसमें अलग से थोड़ा सा डिजाइन अलग बना के दिया हुआ है लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसको समझने की। ठीक, देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस लेमडा B। ठीक है ना? ये तुम्हारा कौन सा वाला फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म उसको बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म। देखना ए वाला क्या होगा, जिस पॉइंट से वो पास हो रहा हो। ठीक है ना भैया? वेक्टर दिया हो तो उससे पॉइंट बनाना आता है ना, कोऑर्डिनेट बनाना, या कोऑर्डिनेट दिया हो तो उससे वेक्टर बनाना भी आता होगा। ठीक, अच्छा ये वाला वो वेक्टर होगा जो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, या तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा इस लाइन के। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? ठीक, वेक्टर फॉर्म के बाद वो तुमसे कहेगा किस वाले फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में कहेगा तुमसे, कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करके बताओ। ठीक, तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि आर वेक्टर कहीं भी आएगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जहां भी तुमको आर वेक्टर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, आर वेक्टर,
उसकी जगह हमेशा याद रखना क्या होता है, xi प्लस yj प्लस जेड के। ये पूरे चैप्टर के लिए, 3D के लिए, वेक्टर के लिए, जहां भी आर वेक्टर आया वहां xi आएगा प्लस yj आएगा और जेड के आएगा। ठीक है, हाँ अब आना, ये गलती नहीं होगी अब। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या मानना था हमको, a i प्लस bj और प्लस c k। ठीक है ना, और a वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जिससे वो पास हो रहा है जिस लाइन से, x1i y1j और हो गया ना। अब तुमको दिख रहा है r की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू रख के जब i j k का कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे तो आएगा x माइनस x1 इक्वल टू a लेमडा, ठीक, y माइनस y1 इक्वल टू b लेमडा और z माइनस z1 इक्वल टू c लेमडा। और तीनों से लेमडा की वैल्यू अगर निकाल के इक्वेट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो ये तो हो गया तुम्हारा जब एक पॉइंट से पास होगा। इसमें तुमको ये जो x1 y1 z1 दिख रहा है ये पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा होगा लाइन, और नीचे ए बी सी जो दिख रहा होगा वो डायरेक्शन रेशियो है उस पैरेलल वाले लाइन का या डायरेक्शन बताने वाली चीज का। ठीक है ना, तो जैसे डायरेक्शन वाले में मैं अभी समझा रहा था थोड़ी देर पहले ये, ठीक है। डायरेक्शन बताने वाले में मान लो इस तरीके का आ जाए, ठीक, पहले मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं, नहीं आएगा लग रहा है, अच्छा चलो मिटा ही देता हूं, अरे जाने दो, हटाओ। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट से पास हो रहा है अब B और A। ठीक है, तो अब तुमको जब डायरेक्शन बताना होगा तो डायरेक्शन के लिए B माइनस A करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, फार्मूला सेम ही होगा, R इक्वल टू A प्लस लेमडा, और बस डायरेक्शन बताने के लिए B माइनस A करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर था उसकी जगह क्या हो जाएगा, B माइनस A। और इस वाले फार्मूले में, कार्टेशियन वाले फार्मूले में क्या हो जाएगा, x माइनस x1 लिखते थे, अच्छा यही लिख दे रहा हूं, x माइनस x1 लिखते थे, y माइनस y1 लिखते थे, और इधर था z माइनस z1। अब a b c की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब दो पॉइंट पता होता है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये x1 y1 z2 x1 ये तुम्हारा b का क्वाड्रेंट हो जाएगा, x2 y2 और z2, और a वाले का हो जाएगा x1 y1 और z1। तो तुम किसी एक से पास करवा देना और डायरेक्शन के लिए क्या करना, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो ये पूरा था हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, जब वो एक पॉइंट से पास हो, दो पॉइंट से पास हो, सारी चीजें क्या हो गई यहाँ पे दिख गई आपको। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब आगे देखते हैं, देखना आगे तुम्हारा क्या है जो आपके सिलेबस में है। आगे एंगल बिटवीन टू लाइन, जो आपको मैं घंटा नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि देखो एंगल बिटवीन टू लाइन एकदम वेक्टर की तरह ही निकालना है, इसमें कुछ खास बात बिल्कुल भी नहीं है। ए वेक्टर इक्वल टू आर, एक इक्वेशन मान लो लिखा है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, इसको 1 1 मान ले रहा हूं। ठीक है, यहां दूसरा लिखा है आर टू इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू, म्यू की लिखा जा रहा है, कोफिशिएंट अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए लिखा जा रहा है। अब देखना जरा, अगर दो लाइन आपको पता है और आपसे कहे दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो R1 ये वाली लाइन होगी उसके पैरेलल कौन होता है, B1। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ये लाइन होगा उसी डायरेक्शन में B1 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अच्छा, जिस डायरेक्शन में ये दूसरी लाइन होगी, अगर मैं इसको L1 लाइन बोल दे रहा हूं और इसको L2, ठीक, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा L1 है उसी डायरेक्शन में कौन है, B1, और जिस डायरेक्शन में L2 है उसी डायरेक्शन में कौन है, B2 है, कहीं पे है कि नहीं? तो अगर मैं इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लूं तो L1 L2 के बीच में एंगल निकल जाएगा कि नहीं? ठीक, तो यहां पे ये बताओ, ये दोनों वेक्टर ही तो है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते थे, बस वही cos थीटा इक्वल टू B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, और अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए कोई नया फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका क्वेश्चन हर सेशन में और हर शिफ्ट में जो है आपके उसमें आता है, क्या नाम है, जेईई मेंस में। ठीक, आपका हेडिंग क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है ना, कह रहा है कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में अगर आपको क्या निकालना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं, ठीक है। समझाने का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है, बुक में भी नहीं है आपके, ठीक है, कहीं सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझा दूंगा कि किस चीज से और कैसे डायरेक्शन निकालने की बात वो कर रहा है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिएगा, ठीक। वो कह रहा है दो स्क्यू लाइंस है, तो पहली बात तो स्क्यू लाइंस का मतलब होता है कि ऐसी लाइंस, ठीक, जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी एक दूसरे को, मतलब ऐसा लाइन, ठीक है, मतलब एक का डायरेक्शन कहीं इधर हो और एक का डायरेक्शन कहीं इधर हो, ठीक है। दिख रहे होंगे आपको पैरेलल, अगर आप हवा में देखोगे, जैसे मान लो इसको मुझे बोर्ड पे बनाना पड़े तो मैं तो भैया इसे ही बना पाऊंगा ना, ठीक। तो आपको लग रहा होगा कि ये जाके कहीं आगे मिल जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है सर, लेकिन ये टेढ़ा 3D में है, एक ऐसे है, ठीक है, और एक हवा में इस तरीके से है, तो दोनों कहीं जाके नहीं मिलेगा एक दूसरे से, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं, पैरेलल तो तब होगा एकदम सीधा सीधा जब होता, ठीक। तो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, तो ऐसे लाइन को मैं 3D में कैसे बना पाऊंगा आखिर। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक, और एक लाइन थोड़ा सा सीधा बनाना पड़ेगा समझाने के लिए आपको। तो ये दोनों कैसी लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन क्या है, L2 है, ठीक है ना। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, स्क्यू लाइंस हैं। ये कैसी लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस का मतलब कैसी लाइंस होती हैं, जो लाइंस एक दूसरे के क्या हो, ना तो पैरेलल हो और ना तो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, ठीक। तो क्या कह रहा है, पहले मैं इसका फार्मूला लिखूंगा, ठीक है, और फार्मूले से आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या कौन कौन सी चीज है, ठीक है ना, क्योंकि सीधा फार्मूला इसका यूज करना है आपको एग्जाम में। तो अगर मान लो मैं पहले वाले लाइन का नाम लिख दूं, L1 जो लाइन है तुम्हारा, R1 इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है ना, हमेशा की तरह जैसे लिखते थे, इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक। R2 इक्वल टू, L2 का नाम है तुम्हारा R2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, ये तुम्हारा दूसरा वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें देखना ध्यान से, कह रहा है कि जो L1 लाइन है, ठीक, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो L1 लाइन है वो V1 के पैरेलल है, तो कुछ खास बात कर रहा है, ये तो तुमको पता ही है कि इस इक्वेशन में जो लाइन होता है वो V1 के क्या होता है, पैरेलल, ठीक। और जो L2 लाइन है वो किसके पैरेलल है, V2 के, ठीक है ना। वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। अब आपसे मैं कहूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो इन दोनों के बीच में, तो तुम क्या करोगे, एकदम सीधे वाले पॉइंट को मिला दोगे ऐसे परपेंडिकुलर वाले को, तो तुम कहोगे सर यही होगा, लेकिन आपको 3D में नहीं पता चल पा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये 3D में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन ये ऐसा क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमेशा जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है तो कौन से वाले डिस्टेंस की बात की जाती है, परपेंडिकुलर वाले को, ठीक है ना। तो किया कैसे जा रहा है, ये इसमें बताया जा रहा है कि अगर मैं इसका नाम दे दूं, मैं बोल रहा हूं कि जो L1 है वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है A1 से, उसको नाम A दे रहा हूं, और जो L2 है वो A2 से पास हो रहा है, उसका नाम मैं दे दूं अगर B, क्या नाम दे दूं, उसका नाम अगर मैं B दे दूं, ठीक, और इसको मिला दूं ऐसे ही रैंडमली ऐसे मिला दिया मैं, ठीक। तो अब देखना क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो तुम्हारा वो वाला L1 वाली लाइन होगी वो A से पास हो रही है, इसमें बोल रहा है कि इसमें एक पॉइंट दिया बहुत बढ़िया, कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली A1 एंड A2, ये तो हम जान ही रहे हैं, लाइन से देख के, इक्वेशन ऑफ लाइन से देख के पता चल रहा है कि A और B वही पॉइंट है जिससे L1 L2 पास हो रहा था, ठीक। तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है A1 और A2, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि देन PQ परपेंडिकुलर टू B1, ठीक है ना। कह रहा है कि जो PQ होगा, देखना क्या कह रहा है, PQ परपेंडिकुलर टू B1, PQ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, B1 वेक्टर के। देखना कौन से B1 वेक्टर के, ये बताओ PQ जो होगा वो B1 के परपेंडिकुलर ही तो होगा। PQ का मतलब ये परपेंडिकुलर है कि नहीं इस लाइन पे, तो अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 किसके पैरेलल था, V2 के। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, और एक तीसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो वही वो कह रहा है कि PQ जो होगा आपका PQ, ठीक, वो L2 के परपेंडिकुलर बोलो या B1 के परपेंडिकुलर बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कह रहा है आगे, कह रहा है कि PQ जो होगा वो V2 के भी परपेंडिकुलर होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों, ये जो डिस्टेंस लिया गया है वो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि भैया PQ जानते हो कौन सा लाइन है, ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं तो एकदम बीचों बीच से जो मिलाएगी लाइन, ठीक है ना, जो एकदम बीचों बीच से मिला देगी, ये वाली देखना,
रुको बता रहा हूं, ये है ठीक, और ऐसे बना दो, तो ये जो लाइन है बीच में वो PQ है। तो ये बताओ PQ जो है वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर नहीं है ना? लेकिन 3D में होने के नाते ये आपको सीधा सीधा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो अगर आपको PQ के बारे में बोला जाए तो वो कह रहा है कि PQ कुछ और नहीं है, PQ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ध्यान से देखना, वो कह रहा है PQ जो होगा, यहां दिख रहा है ना, PQ पैरेलल होगा B1 क्रॉस B2 के। अब ये समझाओ, ठीक, कह रहा है कि PQ जो होगा वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा, देखना कैसे। अरे बाप रे बाप, है देखो ये है तुम्हारा L1 और L2, ठीक, अब मान लो यही B1 B2 है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पैरेलल है तो मान लो यही है। अब अगर मैं PQ को मिला दूं, ये बताओ अगर ये वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं ऐसे उठा के, ठीक है, इन दोनों वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ये B1 है मान लो और ये B2 है, इसको शिफ्ट करके ऐसे बना दिया, और इनका क्रॉस करूंगा तो क्या परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन होगा? अगर भाई मैं दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है मान लो, ये वाला तुम्हारा B1 था और ये B2 था, ऐसे था, स्क्यू लाइंस थे दोनों, इनको मैं सटा दिया लाके, ऐसे हो गया। अब मैं जब इनका क्रॉस करूंगा तो आपको पता है क्रॉस या तो अंदर की तरफ होगा या तो मैं ऐसे करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट तो बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं? तो वो कह रहा है कि जो PQ का डायरेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जहां B1 क्रॉस B2 होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब B1 क्रॉस B2 निकालो और वो जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? PQ का। लेकिन तुमको केवल डायरेक्शन नहीं निकालना है, तुमको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है कि नहीं है? सोचो, ठीक है ना? क्या ये PQ के ऊपर B1 क्रॉस BQ का प्रोजेक्शन है कि नहीं? B1 क्रॉस B2 वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन निकाल दूं PQ वाले के ऊपर, PQ के ऊपर, तो वही तो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर B1 क्रॉस B2 है, आ रहा है ना समझ में? भाई ये दो वेक्टर है, ठीक, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन होगा, लेकिन मैं कहूं कि उसी डायरेक्शन में PQ भी है, ठीक, और मैं कहूं कि उसी B1 क्रॉस B2 वाले वेक्टर का PQ पे प्रोजेक्शन निकाल लो, तो प्रोजेक्शन का मतलब वही तो होता है कि यहां से यहां तक का लेंथ होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? इसी से फार्मूला लिखा गया है सीधा सीधा। तो ये मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी देखना फार्मूला क्या है। फार्मूला इसका है PQ इक्वल टू मॉड में, अभी देखना क्या लिखा हुआ है, तुम कहोगे अच्छा B1 क्रॉस B2, ठीक है, और अपॉन में, हाँ सॉरी, B1 क्रॉस B2, नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और यहां पे इनटू में A2 माइनस A1, ठीक है। अब ये देखो क्या किया गया है, तुमको याद होगा मैं तुमको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर समथिंग, क्या काम हो रहा है, ठीक है, जरा देखना ध्यान से सुनना। मैं तुम लोग को बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए मैं तुमको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बताया था। तो मैं बोला था कि जिस वेक्टर का वो निकालना हो प्रोजेक्शन, वो वेक्टर इनटू जिसके डायरेक्शन में निकालना हो उसका डायरेक्शन वेक्टर, और इनके बीच में क्या होता है, डॉट होता है कि नहीं? मैं बताया था कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो वो वेक्टर डॉट, ठीक है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना हो उसका डायरेक्शन वेक्टर लिखा है कि नहीं? ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है ना, क्योंकि वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, तो वही चीज तो यहां भी है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा डायरेक्शन का काम कर रहा है, सॉरी ये तुम्हारा वो बताने का काम कर रहा है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, किस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, A2 माइनस A1 करोगे तो यही तो डायरेक्शन होगा, ठीक, इस डायरेक्शन में हमको निकालना है। और किस वेक्टर का निकालना है? नहीं, गलती हो गया, इस वेक्टर का निकालना है और इसके डायरेक्शन में निकालना है, PQ के। तो PQ का डायरेक्शन कौन बता रहा है? देखो B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर होगा और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से क्या किया गया है, डिवाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन है किसका, B1 क्रॉस B2 वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है किसका, A2 माइनस A1 का। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको याद क्या रखना है, ये तब तो कहानी में बता रहा था, ठीक, आपको याद केवल इतना रखना है, यही चीज याद रखनी है आपको। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा बड़ा सा लिख दे रहा हूं, ये नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? यहां तक, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो तुमको याद रखना ये है कि B1 B2 है क्या, ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का
मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, समझ में आया। इसमें याद क्या रखना है कि भैया पहले वाले लाइन का जो डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और नीचे उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक, और यहाँ क्या लिखना है, a2 माइनस a1, और यहाँ भी वेक्टर आया होगा, यहाँ भी वेक्टर, दोनों का डॉट करना है। ठीक, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्या आ जाएगा, फार्मूला, मतलब वो आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बताओ, समझ में आ गया ना पूरा। ठीक, ये था तुम्हारा किस वाले फॉर्म में, वेक्टर वाले फॉर्म में। जिसको वेक्टर फॉर्म अच्छा ना लगता हो, ठीक, वो एक फॉर्म और है, उसका यूज कर सकता है। ठीक है, जहां जगह हो वहीं बता दूं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूं, ये तो एंगल बताने वाला ही था ना, इसको छोटा कर सकता, हटा ही देता हूं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, इसका एक वो होता है, क्या नाम है, बड़ा वाला फॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले तो लाइन का इक्वेशन बता दो दोनों का। पहला लिखूंगा x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 लिखूंगा। ये हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2, सॉरी हाँ y2, और z माइनस z2 अपॉन c2। होगा कि नहीं होगा, ये होगा। सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, बस तुमको मैं फार्मूला लिख के दिखा दे रहा हूं, देखना। फार्मूले में बस पहचानते रहना कि कौन सी चीज है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा होता है देखने में फार्मूला ये वाला, ठीक, 1 अपॉन अंडर रूट में d, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और नीचे हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये d कुछ और नहीं है, ठीक है। ये d जानते हो क्या है, d है तुम्हारा, इतना बड़ा सा है ना वो, इसी वजह से जो है इसको किनारे कर दिया है। a1 b1 माइनस, सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c2 b1 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या बड़ा बड़ा हो रहा है, b1 c2 और c2 b1, b1 c2 और b2 c1 होगा ना। चेंज हो रहा है कि नहीं, एक मिनट। a1 b2 a2 b1 b1 c2 और b2 c1 और प्लस a और c बचा, a और c बचा है तो a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। ये d की वैल्यू होती है। अब इतना बड़ा नीचे लिखना ना पड़े, इसी वजह से ये लिख के दे देता है, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला एक ये होता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट वाले टर्म में, ठीक, और एक वेक्टर वाले टर्म में, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल भी घुमा नहीं आता है। दो ठो लाइन का इक्वेशन दे देगा चुपचाप, हाँ, कार्टेशियन वाले फॉर्म में सीधा सीधा दे देगा, या तो सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में दे देगा, और आपसे कहेगा डिस्टेंस फार्मूला बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको स्कैन करके सेव कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक आध क्वेश्चन बता दूं जिससे काम खत्म, हल्का फुल्का रहे। मतलब ये खत्म हो गया आपका 3D नेटवर्क फेल। अच्छा, ऐसी भी बात। अच्छा हाँ यार, वाईफाई तो है ही नहीं, तो इसमें भी नहीं सेव होगा, इसमें क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड में भी। अरे तुम ही अपना वाईफाई दे दो, कनेक्ट कर लो, इसको बंद कर दीजिए कि बतियोते कुल करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा थियरी वाला पार्ट हो गया, ठीक। इसको आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है। और बाकी जो है क्वेश्चन लगा लीजिए, जो नहीं आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक, सॉल्व कर लो, उसके बाद बता दूंगा जो नहीं आएगा, ठीक। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।